अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विसेज। अच्छा जी, हमारा जो लब्बैक एस योर स्किल्स कोर्स चल रहा था, हमने मेडिकल वर्कशॉप का डे 1 कवर कर लिया, डे 2 कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं अपने इंग्लिश लर्निंग डे 3 के ऊपर, और इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आइए हम इस कोर्स के अंदर, ये जो हमने डे 3 रखा है इंग्लिश लर्निंग, इसके अंदर हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, मुझे नहीं पता पहले आपको किसी ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ाऊँगा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ये चीज़ पहले कभी पढ़ी होगी। क्योंकि अगर मैं एक सेंटेंस आपको दूँ और मैं कहूँ भाई मुझे इसको परख कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय परखना। परखने का मतलब ये, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मुझे बताएं यार ये चीज़ नाउन है, ये चीज़ एडजेक्टिव है, ये चीज़ एडवर्ब है, ये चीज़ फलानी है, ये फलानी है, ये फलाना फिगर ऑफ स्पीच है, ये फलाना फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे ये टेंस इस्तेमाल होएगा। ये होता है परखना, और इसको कहते हैं इंग्लिश आना। इंग्लिश आने का मतलब ये है। अब हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें, जब इस वीडियो को हम इख्तिताम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो जब हम आपको एक सेंटेंस देंगे या कोई भी बंदा आपको कोई सेंटेंस देगा ना, तो आप इस काबिल होंगे कि उसको आप परख सकें, उसको आप टोटली जो है ना वो उसकी परख कर रख देंगे कि भाई ये टेंस इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, फलानी फलानी सारी की सारी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन आती है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आती है, वर्ब की डेफिनेशन आती है? नहीं आती। मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं आती। क्यों? अगर आपने समझ नहीं है तो समझना शुरू करें। जब आपके सामने एक सेंटेंस हो और मैं आपको कहूँ सरकार मुझे इस सेंटेंस की एक एनालिसिस करके दें, ये एक सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि आसिफ किल्ड अ स्नेक। मैं दोबारा से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वीडियो के अख्ताम पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सिर्फ मेरे एक ना, जिस रिदम में मैं चल रहा हूँ उसी रिदम में मेरे साथ चलना है। जब आप मेरे साथ उस रिदम में चलेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या वो चीज़ें गलत, ये स्नेक के स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। दिस मीन्स स्नेक, यहाँ पे सैनक लिखा हुआ है, ये स्नेक यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि जिस रिदम में मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपने मेरे साथ उसी रिदम में चलना है। चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप को, यानी कि मैं बताऊंगा तो तब आपको समझ आएगी हाँ यार ये तो मेरे जहन में थी नहीं। अब मैं पहले चीज़ें गिनवाने लग जाऊं, बाद में आपको पता ही ना चले, तो समझते रहो, बस मेरे साथ साथ चलते रहना। आसिफ किल्ड अ स्नेक, मैं कहता हूँ इसकी मुझे करके दो सिंपल एनालिसिस। मेरी बात सुने, जब भी आपको एक सेंटेंस मिलेगा ना, आपने सबसे पहली चीज़ पकड़नी है अमल। व्हाट डू यू मीन बाय अमल? अमल का मतलब है जादू वाला अमल नहीं भाई, अमल का मतलब है इंग्लिश में वर्ब। आपने पहली चीज़ जो पकड़नी है वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होता है? अमल, काम, काम किया गया। किल्ड, मारना, एक अमल है, एक वर्ब है, एक काम है। खाना खाना, ईट, ये भी अमल है। ड्रिंक, ये भी अमल है। तो पहली चीज़ जो आपने पकड़नी है वो है अमल। क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? अमल। वो हो रहा है, मारा जा रहा है, ये रहा, यानी कि ये इंग्लिश में क्या चीज़ है? वर्ब। ठीक हो गया, पहली चीज़ आपने पकड़ ली वर्ब। वर्ब से पीछे आपने लगा देनी है लाइन। इस लाइन से पहली वाली जो चीज़ है ना वो होएगा सब्जेक्ट। ठीक हो गया। और इस लाइन के बाद वाली जितनी भी फिलॉसफी है ना उस सारी को आप क्या नाम देंगे जी? प्रेडिकेट। PREDICATE, प्रेडिकेट। इस लाइन से पीछे वाला सब्जेक्ट, अगला प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होता है वर्ब। और जो वर्ब के आगे की चीज़ें होती हैं उनको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। नहीं भैया नहीं, यही तो आप लोगों की गलतियाँ, यही हमारी गलतियाँ हैं। हमें देखें, हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी ना, हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है, पास्ट कंटिन्यूस में ये होता है, और ये रूल्स हैं। लेकिन हमने आज तक अपने सेंटेंसेस को परखना नहीं समझा। अगर हमने सेंटेंस को परखने का कंसेप्ट आ जाए ना तो फिर सारी परेशानियाँ हमारी हल हो सकती हैं। आप समझना, वर्ब के बाद कभी भी आपने नहीं कहना कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को आपने क्या कह दिया? लाइन से पीछे वाली चीज़ सब्जेक्ट है। अब सुनो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्टली द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग जो नाम हो या ऐसे अल्फाज जो नाउन का, नाम का काम कर रहे हों, उनको सब्जेक्ट कहते हैं।
यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ऐसी बिहेव कर रही हो कि उसके ज़रिए हमें पता चल रहा हो या ये किसी चीज़ का नाम है, या ये जो अल्फाज हैं ये किसी चीज़ के नाम को शो कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की भी यही डेफिनेशन होती है, लेकिन वो बेचारा ना इस तरह उसको नहीं परखते होते। अब ज़रा समझो, सब्जेक्ट को परखने का क्या तरीका बताया? सबसे पहले अमल को पकड़ो, अमल से पीछे लाइन लगाओ, लाइन से पहले वाली जो भी चीज़ होगी वो सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट को परखने का क्या चीज़ है? लाइन लगाई, लाइन के बाद वाली जो चीज़ है वो प्रेडिकेट होगा। वर्ब तो तुम्हें पता ही चल गया। अब ये जो आ स्नेक है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आपने नाम देना है GW, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या ये वर्ड्स हैं अभी फ़िलहाल, इनको भी आपने कोई नाम नहीं देना। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप नाम देंगे, बिल्कुल देंगे, बट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दिस वर्ब। इन ग्रुप ऑफ वर्ड को आया ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या चीज़ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं, इनको हम नाम देंगे कब? जब हमें वर्ब की इसकी किस्मों के मुताबिक हम इनको नाम देंगे। अब समझो इसकी किस्मों का क्या मतलब है। आप लोगों ने उर्दू में एक चीज़ पढ़ी होगी, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है, लेकिन आज तक समझ नहीं आई होगी, तो आइए आज उसको समझ भी लेते हैं हम। फिर समझना कैसे है, कौन सा रंग ठीक रहेगा, ये ना ठीक रहेगा। सुनो, मैंने एक रंग रंग कह रहा हूँ, एक मैंने बात बताई फ़ेल मारूफ और एक मैंने क्या बताई? फ़ेल मजहूल। अच्छा जी, अब इनमें क्या चक्कर है जी? अब सुनो, फ़ेल मारूफ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और फ़ेल मजहूल को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ज़रा समझना मेरी बात, ये वर्ब की किस्में हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा फ़ेल मारूफ क्या है, फ़ेल मजहूल क्या है? मेरी बात सुनो, फ़ेल मारूफ वो होता है ऐसा फ़ेल कि जिस पर काम किया जा रहा हो वो मौजूद हो। यानी कि आप इस सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन करो ना, आसिफ ने सांप को मारा, अब मारा किसको गया? सांप को। सांप मौजूद है, जिसको मारा जा रहा है वो मौजूद है, तो मारना कौन सा हुआ? फ़ेल मारूफ हुआ यहाँ पे भी। अच्छा, और मजहूल कैसे? आसिफ ने मारा, भाई किसको मारा कोई पता नहीं, तो फिर वो फ़ेल मजहूल हो जाएगा। इसी तरीके से अब इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? उर्दू में ट्रांसलेशन करके? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में ऐसा पता चलेगा। मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है? आस्नेक को उठा के आसिफ की जगह लिखो और आसिफ को उठा के आस्नेक की जगह लिखो और किल्ड के बाद बाय लगाओ। अब ज़रा करो ना, आस्नेक वाज किल्ड बाय आसिफ, यानी आस्नेक को आप उठाओ और आसिफ की जगह ले आओ, और आसिफ को आप उठाओ स्नेक की जगह ले आओ और किल्ड के बाद बाय लगा दो। आ स्नेक वाज किल्ड बाय आसिफ। सेंटेंस बन रहा है, इसकी समझ आ रही है कि एक सांप को मारा गया आसिफ ने, ठीक है? सेंटेंस बिल्कुल समझ आ रही है। अगर इसको कहते हैं पैसिव वॉइस बनाना, अगर किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाए, मतलब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट की जगह लिख दो और सब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह लिख दो और वर्ब के बाद बाय लगाओ और फिर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करो और आपको समझ आ जाए, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस अच्छा है, ये पैसिव वॉइस बन गया है। और जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाए, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह जाए और बाय लगाने से जुमला वाज़ेह हो रहा हो, तो वो जो वर्ब होता है ना आपका, ये जो किल्ड वर्ब है, उस सेंटेंस का जो भी वर्ब है उसको हम कहते हैं इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। और चलो अब आगे गाने पढ़ते हैं। जब भी किसी जुमले का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए, उसके बाद हमेशा जो चीज़ आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात जहन में लिखना, जहन में रखो ये बात। और इंट्रांजिटिव के बाद जो भी चीज़ आती है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये अल्फाज समझ लो, मतलब मैं बाद में समझाऊंगा इसके मतलब जो भी हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी फेल मारूफ, जब तुम इसका पैसिव वॉइस बनाओ और बन जाए, समझ आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो अब क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता, यानी कि इसका पैसिव वॉइस ना बनता, जब मैं स्नेक को आसिफ की जगह लाता, आसिफ को स्नेक की जगह लाता, बल्कि वो तो फिर होना ही नहीं था स्नेक। बहरहाल जो भी है पैसिव वॉइस जब ना बनता तो वो क्या होता, ये वर्ब क्या होता, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं फिर क्या कहता, ऑब्जेक्ट नहीं, फिर मैं इनको कहता कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आप इनको फ़र्क समझो, ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्ट की भी डेफिनेशन यही है कि वो या नाउन होता है या ऐसे अल्फाज का मजमू होता है जो कि नाम को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। और देख लें यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र भी आ रहा है, आस्नेक एक नाम है जो नाम को ज़ाहिर कर रहा है। ये वाज़ेह हो गई बात, यहाँ से दूसरे भी एक हिंट मिल गई कि भाई ये है ही हमारा
ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कहा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो चीज़ आती है उसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या चक्कर है जी? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा जी? कॉम्प्लीमेंट आएगा। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, अलजबरा इज इजी। मैं यूं कहता हूँ अलजबरा इज इजी। अब इसको भी तुम परखो ना ज़रा, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? ये इस है, इससे पीछे लाइन लगा दो। अलजबरा सब्जेक्ट हो गया, ये सारा प्रेडिकेट हो गया, इस वर्ब हो गया। अच्छा, इसका ज़रा पैसिव वॉइस बनाओ, बनता है इजी इज अलजबरा, यानी कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस जब भी बनाओ तो बाय लगना चाहिए, यहाँ पे नहीं लग रहा, तो इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। यहाँ पे कोई जुमला नहीं, ये जो आगे की चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक नवी चीज़ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सब्जेक्ट से मुख्तलिफ होती है, ना कि सब्जेक्ट के बारे में बता रही हो। यहाँ पे आओ ज़रा इस सेंटेंस में, आसिफ एक अलहदा नाम है, स्नेक एक अलहदा नाम है। आसिफ एक चीज़ मार रही है दूसरी चीज़ को, लेकिन इस सेंटेंस में एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जो ईजी लफ्ज़ है वो अलजबरा की खुसूसियत बयान कर रहा है कि भाई वो आसान है। यहाँ पे दो अलहदा चीज़ें नहीं है, बल्कि जो दूसरी चीज़ है, जो सब्जेक्ट के अलावा चीज़ है, जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है या ये जो वर्ड है, ये इस सब्जेक्ट की खुसूसियत बयान कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन रहा था? पैसिव वॉइस की निशानी होती है कि हमेशा बाय लगता होता है। इसको इजी इस अलजबरा बाय नहीं बन रहा पैसिव वॉइस। जब नहीं बन रहा पैसिव वॉइस, तो ये जो वर्ब है ना इस, ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब भी वर्ब इंट्रांजिटिव हो, क्या उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है? नहीं। लिहाजा क्या साबित हुआ? जो इजी है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ के मीनिंग के एक्सप्रेशन को पूरा करे। यानी अलजबरा है क्या? इजी। अब ये उसके मीनिंग के एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अलजबरा क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट, अभी ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, इजी कॉम्प्लीमेंट है ना, शाबाश। ये कॉम्प्लीमेंट किसकी खुसूसियत बयान कर रहा है? सब्जेक्ट की। तो इसका नाम क्या होगा? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका नाम होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब है कि एक और किस्म भी होनी चाहिए, उसका नाम है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो कहाँ मिलेगी? आए उसको भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा सा मजीद परख लो। अभी मैं आपको इतनी चीज़ें बता चुका हूँ, मुझे अल्लाह करे अब मैं बार बार बताऊँगा ना, फिर रिदम ख़राब होएगा। आपने ना वीडियो को पीछे से देखते रहना बार बार। अच्छा, अब दूसरी बात सुन, हमने एक बात फेल मारूफ ट्रांजिटिव वर्ब की समझ ली कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और हमने एक बात समझ ली इंट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन की तरह काम कर रहा होता है। हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को पढ़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो कुछ भी हो सकते हैं, और वो किसी भी चीज़ के मीनिंग एक्सप्रेशन को पूरा करते होते हैं। और अगर वो जिसके मीनिंग एक्सप्रेशन को पूरा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, तो इसका नाम हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अलजबरा इस इजी में अलजबरा सब्जेक्ट था और इजी कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, तो इसका नाम क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब दो कहानियां रह गई, अब उनको भी इधर ही समझो। ट्रांजिटिव वर्ब में एक खुसूसियत होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता होता है? ऑब्जेक्ट आता होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, आसिफ बेक्ड मी आ केक। आसिफ ने मेरे लिए केक बनाया। अब इस सेंटेंस को परखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होती है? अमल को पकड़ो, अमल के पीछे लाइन लगा दो। इस लाइन से पीछे वाली चीज़ सब्जेक्ट है, बाकी सारी की सारी चीज़ प्रेडिकेट है, और ये वर्ब है। ठीक हो गया, इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ ना पैसिव वॉइस। ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ज़ाहिर बात है अभी हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नाम नहीं दे सकते जब तक हमें इस वर्ब की किस्म का नहीं पता चलेगा। बनाओ पैसिव वॉइस। अ केक वाज बेक्ड बाय आसिफ, लेकिन मी कहाँ गया? फॉर मी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया, बाय लग गया, यानी कि पैसिव वॉइस बन गया। एक बात कंफर्म हो गई है कि जो बेक्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट ही हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस मैंने बनाया, सिर्फ बाय नहीं लगा,
फॉर भी लगा है, अ केक वाज बेक्ड बाय आसिफ, फॉर मी, फॉर का लफ्ज भी लगा है। जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, बाय भी लगे, फॉर भी लगे, तो बात याद रखना, वहां पे एक सब ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि वहां पे दो ऑब्जेक्ट होंगे। अब दो ऑब्जेक्ट कौन के हैं? एक मी है और एक केक है। अब पता कैसे चलेगा? अगर तुम कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तुम इस तरह करना, आसिफ बेक्ड व्हाट, आसिफ ने क्या बनाया। अगर तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या बनाया था? केक, तो केक कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी तुमने अगर पता करना है कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? आसिफ बेक के बाद क्या लगा दो? व्हाट। आसिफ बेक व्हाट, आसिफ ने क्या बनाया था? केक बनाया था। तो केक कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी कौन सी चीज़ होगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आई? गुड। अभी तक आपने ये चीज़ पढ़ी है, अगर पैसिव वॉइस किसी चीज़ का ना बने तो वो जो वर्ब होएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होएगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, और वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बयान कर रहा होता है, तो उसका नाम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी चीज़ का पैसिव वॉइस बन गया और उसमें सिर्फ एक दफ़ा बाय इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब है वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होएगा। अगर किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बने और बाय भी इस्तेमाल हो, फॉर भी इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, यानी प्रैक्टिस बनाता है अलजेब्रा को इजी। आओ परखो जरा। सबसे पहले वर्ब को पकड़ लिया, लाइन लगा दी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, अच्छा ये वर्ब हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, अलजेब्रा इजी, GW हो गए। अब हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। बनाओ ना पैसिव वॉइस। अलजेब्रा इज मेड बाय प्रैक्टिस। लेकिन एक मिनट सुनो, ये इजी का लफ्ज़ कहाँ ठोकोगे? इस इजी को ऐसे ठोकना है, अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। अब समझो इस बात को, तुमने इस सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया तो उसमें जो इजी का लफ्ज़ था वो बीच में खुद ब खुद ही आ रहा है, और वो क्या कर रहा है? इस अलजेब्रा को। अब मेरी पहली बात सुनो, तुमने पैसिव वॉइस बना लिया था, अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस, पैसिव वॉइस बन गया जी, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये तो पक्की बात है कि ये दोनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? देखो ना, अलजेब्रा इज मेड इजी बाय प्रैक्टिस। यार ये क्या फलसफा हुआ? अब अल्फाज भी यहाँ पर दो हैं, अल्फाज भी यहाँ पर दो हैं। जब तुम पैसिव वॉइस बना रहे हो तो सिर्फ बाय इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक लफ्ज़ ऑब्जेक्ट है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बयान कर रहा है? देखो, हमने जो पहला सेंटेंस पढ़ा था, अलजेब्रा इज इजी, वहाँ पे अलजेब्रा सब्जेक्ट था और जो इजी था वो कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन इजी जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बारे में बयान दे रहा था? सब्जेक्ट के बारे में। तो वहाँ पे इजी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पैसिव वॉइस बनाया तो एक दफ़ा बाय इस्तेमाल हुआ, फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भाई जो मेक है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ये दोनों के दोनों ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे ये हैं ऑब्जेक्ट ही, लेकिन भाई इन दोनों को तो ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। तो फिर क्या हुआ? एक जो अलजेब्रा है जो कि पता चल रहा है ये नाम है, और दूसरी जो चीज़ जो पता चल रही है उसकी खुसूसियत बयान कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो अलजेब्रा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो इजी है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? जो इस ऑब्जेक्ट की खुसूसियत बयान कर रहा है, और ये क्या है फिर? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सुनो सुनो सुनो, अब हम अगली स्लाइड में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे तरीके से। सुनो, सबसे पहली बात यह है कि तुमने वर्ब को पकड़ना है। वर्ब को पकड़ के वर्ब से पीछे स्लैश लगा देना, स्लैश से पीछे जो भी होगा सब्जेक्ट होएगा, और वर्ब समेत जो भी चीज़ होएगी वो प्रेडिकेट होएगी। वर्ब के बाद जो भी चीज़ होएगी उनको आप क्या नाम दोगे? GW, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब सुनो, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम नाम किस लिहाज से देंगे? वर्ब के लिहाज से। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? इनको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होएगा और अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं
और एक दफ़ा बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी एक ही लफ्ज़ हो तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होएगा, एक ऑब्जेक्ट होएगा। अगर हम ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो और हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं और बाय का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो, जमा फोर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो और साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी तकरीबन दो एक अल्फाज हों तो इसका मतलब है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा। अगर हम इस वर्ब का, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और पैसिव वॉइस जब हमने बनाया तो एक दफ़ा ही बाय इस्तेमाल हुआ लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अल्फाज दो हुए तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि अपने साथ वाले ऑब्जेक्ट के मीनिंग के एक्सप्रेशन को पूरा कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। ये एक बहुत फलसफे वाली कहानी है और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ भी गई होगी, नहीं समझ आई तो फिर आपने वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। ओके, आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको पहले बता भी दूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम पहले डिस्कस कर लें। आप लोग ये ना कहें कि भाई मैं देख के पढ़ा रहा हूँ ऐसे भी होता है। यहाँ पे कोई इरेजर वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, चलो नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, देखो नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम। मेरा नाम अरबाब है, किसी का नाम खादिम है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम रिजवी है, ये सारे नाम हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं नाउन हूँ ना, मेरा नाम अरबाब है, मैं कहूँगा ना, कोई बंदा कहेगा ना अरबाब गया और उसने ये काम किया। अब उसने, वो जो उसका लफ्ज़ है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं ही। अगर लड़की होती सानिया वेंट या सना वेंट या अस्मा वेंट और अब उसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो गई तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी। ठीक हो गया। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम क्या कह देंगे, दे। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनकी एब्सेंट में। एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, एडजेक्टिव ऐसी चीज़ होती है जो नाउन प्रोनाउन की खुसूसियत बयान करती है। कैसे, मैं कह देता हूँ कि भाई हुसैन बहुत ही प्यारा है, हुसैन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हुसैन इज़ ब्यूटीफुल, हुसैन इज़ ब्यूटीफुल, हुसैन इज़ स्मार्ट, हुसैन इज़ अ स्मार्ट बॉय। ये सारी की सारी जो, जब भी आप ना नाम की खुसूसियात बयान कर रहे होते हैं ना तो वो एडजेक्टिव ही बयान, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और इसकी मिसालें स्मार्ट, टॉल, शॉर्ट। हुसैन अरबाब छोटा है, अरबाब गंदा है, अरबाब अच्छा है। ये अच्छा, बुरा, गंदा, बड़ा, छोटा, ये सारे के सारे इसको उर्दू में एडजेक्टिव कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं और नाउन को इसम कहते हैं, ये भी समझते जाओ। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं, प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं और एडजेक्टिव को इसमें सिफ्त कहते हैं। अच्छा, अगली चीज़ आती है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या चीज़ होती है जी, एडवर्ब ऐसी चीज़ होती है जो वर्ब की खुसूसियत बयान करे या एडजेक्टिव की खुसूसियत बयान करे या अपनी खुसूसियत बयान करे। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई अरबाब स्मार्ट है, अगर मैं कहूँ अरबाब बहुत स्मार्ट है, अब ये जो बहुत का लफ्ज़ है ना, वेरी, ये एडवर्ब है। अच्छा, मैं कहता हूँ अरबाब भागता है, भागना क्या है, फेल है, वर्ब है। अगर मैं कहूँ अरबाब बहुत तेज़ भागता है तो ये जो तेज़ का लफ्ज़ मैंने लगाया ना कि अरबाब रन्स वेरी फास्ट, अब ये जो मैंने अल्फाज डाले हैं ना बीच में, ये क्या है, एडवर्ब हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब की खुसूसियत बयान करेंगे। वो भागता है लेकिन बहुत तेज़ भागता है। अच्छा, ये सारी की सारी, और कभी कभी ये अपने आप को भी कर रहा होता है, जैसे फास्ट, बहुत, जैसे फास्ट एक एडवर्ब है, तेज़, मैं इसके पीछे वेरी लगा दूँ, बहुत तेज़, तो अब ये अपने आप को भी, अपने भी मानी में इजाफा कर रहा होता है। उसके बाद एक चीज़ आती है, उसका नाम होता है जी प्रेपोजिशन। ये हमारे पास ऐसी अल्फाज आ जैसे इन, ऑन, आउट, आउटसाइड, इनसाइड, ये ऐसे अल्फाज जो कि जुमले को बता रहे होते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह पड़ी है या ऊपर पड़ी है या नीचे पड़ी है। तो उसके लिए हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, एट का भी, इन का भी, ऑन का, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इस प्रेपोजिशन। इनको हम क्या कहते होते हैं जी, प्रेपोजिशन, जो पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह पड़ी है।
इंटरजेक्शन क्या चीज़ होती है? इंटरजेक्शन ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बताती है अल्फाज, ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे कोई जीत गया तो हम कहते हैं हुर्रे, जैसे हम कहते हैं शाबाश, वाह भाई वाह क्या बात है। उर्दू में हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं हुर्रे, वाह, ब्यूटीफुल, ये इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई मर वगैरह जाए तो हम एल एस ओ, इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं ये इंटरजेक्शन में आते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है जी? कंजक्शन ऐसा होता है जो कि अल्फाजों को या जुमलों को आपस में मिलाता होता है। मिसाल के तौर पर अली इज़ टॉल एंड ही इज़ स्मार्ट, ठीक हो गया। यानी कि अब ये जो एंड का, या फिर मैं एक और लफ्ज़ डाल दूँ बिटवीन का या फॉर का, ये जितने भी अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो या दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। आखिरी चीज़ है आर्टिकल, वो बच्चे को पता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। उसमें क्या क्या आ जाता है? ए एंड द डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इनको आप क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो नाउन क्या होता है जी? भाई ये नाउन किसी भी जगह, प्लेस या पर्सन का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो इसकी जगह इस्तेमाल होता है। वर्ब क्या होता है? कोई भी अमल। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन या प्रोनाउन की एक्टिव खुसूसियात को बयान करे, जैसे नेस्टी यानी गंदा रूम। रूम क्या है? एक नाउन है, नाउन की खुसूसियत को बयान कर रहे हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और उनकी जगह को बता रहे होते हैं। जैसे कैट इस, ये टेबल एक दोबारा से नाउन आ गया और उससे पहले इस्तेमाल हुआ अंडर। कैट ये भी देख लो नाउन है, यानी कि दो नाउन या दो प्रोनाउंस के दरमियान इस्तेमाल होकर इनकी जगहों को बता रहा होता है कि भाई वो अंडर है, वो ऊपर है, वो नीचे है। एडवर्ब क्या करता है? ये देखो रोड क्या है? एक अमल है, लिखना। और नाइसली क्या है? इस अमल को बता रहा है कि भाई वो लिखता है बहुत प्यारा। तो एडवर्ब, ये ऐसी चीज़ें एडवर्ब होती हैं। अब ये देखो ऊप्स, ओहो वो गिर गया स्टेयर से। अच्छा, ये ऊप्स के लफ्ज़ क्या होते हैं? या खुशी के लफ्ज़ क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। अब ये कंजक्शन ऐसी चीज़ होती है जो कि दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम क्या कह देते होते हैं कि भाई ये जो हमारा है कंजंक्शन हो गया, ठीक हो गया। ये बात भी समझ में आ गई। जो दो अल्फाज को या फिर दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम ये नाम दे देते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा लैपटॉप के साथ में थोड़ी सी चार्जिंग भी कर लूँ ताकि ये ढल ना हो जाए। आगे चलते हैं इसके साथ साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारे पास जो स्टेप आज एक दफ़ा देखते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। अच्छा मेरी बात सुने ज़रा आप गौर से। एक चीज़ तो आपको ये पता होगी कि भाई आप लोगों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हमने पढ़े वो तो आपको समझ में आ गई, जो कि एक जुमले के लिए बहुत लाजमी होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो उस जुमले के साथ साथ जो है कभी कभी ऐसे अल्फाज जिनको आपने उर्दू में कभी कभी पढ़ा होगा, भाई मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उर्दू में आपने एक चीज़ पढ़ी है तशबिया। तशबिया क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को किसी चीज़ से सिमिलरिज्म देना कि यार वो उस जैसी दिखती है। तो इंग्लिश में इसको आप कहते होते हैं सिमिली। इंग्लिश में आप इसको क्या कहते होते हैं? सिमिली। और इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में वो कैसे होते हैं कि अरबाब इज़ एज टॉल, ऐसा फ्रांस टावर मिसाल के तौर पर, फ्रांसियों का तो गंदों का नाम नहीं लेना चाहिए। एक अरबाब इज़ एज टॉल एज मीनार पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर मैं शुगर लगा रहा हूँ। अब वो जो एज टॉल एज, जब भी एज फलाना एस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो आपने समझ लेना है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुई है और वो हमेशा क्या होती है? सिमिली। मैं अब किन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ? मैं अब जुमलों के अंदर जो खूबसूरती लाने के लिए या बढ़ाने चढ़ाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो तीन चार चीज़ें ही होती हैं। एक होती है सिमिली, उसको उर्दू में कहते हैं तशबिया। ये सेंटेंसेस में खूबसूरती लेकर आती होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच कि भाई चेहरा दिखाने वाली स्पीचें होती हैं, चीज़ें होती हैं। एक ये सिमिली आ गई जिसको इंग्लिश में आप कैसे कहते हैं, किसके ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं? एज टॉल एज। अरबाब इतना बड़ा है जैसे कि वो, अरबाब इतना अच्छा है जैसे कि ये, ठीक हो गया। आगे मेटाफर। मेटाफर क्या चीज़ होती है? उर्दू में इसको कहते हैं इस्तिआरा। इस्तिआरा क्या होता है? उधार मांगना। आप सबने पढ़ा, 9वीं 10वीं क्लास तो आप सबने पढ़ी है, जिसके अंदर एस या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता और सिंपली वो डायरेक्ट जो है ना उस के अरबाब चांद की तरह खूबसूरत है। या एक तो ये हो गया ना, अरबाब चांद की तरह खूबसूरत है कि अरबाब इज़ एज ब्यूटीफुल एज क्या नाम है, मून। लेकिन अगर मैं कहूँ अरबाब मेरा चांद है
अब मैंने डायरेक्ट ही उसको जो है ना वो तशबीह नहीं दी, मैंने कहा भाई वो है ही ये चीज़। तो जब वो डायरेक्ट हो जाए ना एस या लाइक अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर, जब ऐसा कि भाई मैं मिसाल के तौर पर इस तरह ना कि एक चीज़ चाँद की तरह दिखती है, इस जुमले में और इस जुमले में फ़र्क है। एक चीज़ चाँद की तरह दिखती है और एक चीज़ चाँद है। अब इन दोनों जुमलों में फ़र्क है। एक जुमले में तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो तरह दिखती है उसकी तरह, लेकिन दूसरे में मैं कह रहा हूँ भाई वो है ही वो। तो जब वो है ही वो जो चीज़ है उसको हम कहते हैं मेटाफर। और इस जब भी एस का लफ्ज़ या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो और डायरेक्ट जब भी आप एक जुमले को पढ़ें तो बिल्कुल किसी और चीज़ को ही चीज़ करार दी जाए तो वो होती है मेटाफर। अच्छा, फिर एक चीज़ आ जाती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या आता है? अब मुझे बताओ, क्या फूल डांस करते हैं? नहीं करते। ऐसी बेजान चीज़ों को जब आप ऐसे अल्फाज दे दें जिसके ज़रिए उनकी जानदारी ऐसे महसूस हो रहा हो कि ये जानदार है, जैसे मैं कह दूँ द फ्लावर्स वर डांसिंग इन द ब्रीज, कि हवा में फूल डांस कर रहे थे। अब वो डांस करना तो इनका काम नहीं, वैसे तो वो मुसलमानों का भी काम नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ जानदार चीज़ का काम होता है। तो बेजान चीज़ों को जब आप जानदारों वाली खसूसियात देंगे उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो जब भी आप एक इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ें उसमें एस दरमियान एस टॉल एस स्मार्ट एस किसी चीज़ की तरह तशबीह दी गई हो, या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, या एस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, तो आपने समझना है यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है। और अगर किसी जुमले को आप पढ़ें और आपको पता चले कि भाई इस बंदे ने तो बिल्कुल वही चीज़ करार दी है, यानी कि चांद की तरह नहीं चांद ही करार दी है, सूरज की तरह नहीं सूरज ही करार दिया है, तो उसको आप क्या कहेंगे? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, जहाँ पे बिल्कुल ही उधार नहीं लिए गए बल्कि प्रॉपर वही करार दी गया है। उधार लेना मतलब होता है। और आखिरी बात, जब एक बेजान चीज़ को जानदारी वाली खसूसियात दी जाएँ तो उस वहाँ पे आपने समझ लेना कि क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है? पर्सोनिफिकेशन। और कभी कभी आपने देखा होगा द चिरपिंग साउंड ऑफ द चिप्स, मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आप जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज जो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ना द स्माइली साउंड ऑफ साउथ, स्माइली साउंड ऑफ साउथ। अब एस में बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उन सारों की ना टकराव हो रहा है। स जब मैं इस इंग्लिश सेंटेंस को बोलूँगा ना तो मुझे बार बार स करना पड़ेगा। तो जब एक ही टकराव बार बार हो तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन और उर्दू में कहते हैं तकरार करना। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब आप कभी कभी कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उसके अंदर आप कभी कभी ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि भाई पहला लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, तीसरा लफ्ज़, वो सारे अल्फाज एक ही लफ्ज़ से शुरू हो रहे होते हैं, या वो सारे अल्फाज ऐसा एक धुन बना देते हैं कि भाई ऐसे लगता है भाई सारे अल्फाज की एक ही धुन है। जैसे द स्माइली साउंड ऑफ साउथ, अब मैं हर जगह स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जब ये टकराव हो उसको आप क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। तो ये सारी की सारी बातें मेरे जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ से याद रखना, स्पेलिंग का मसला नहीं, वो PDF में भी आपको शेयर हो जाएगा। मेन चीज़ समझना होता है। आगे आ जाए। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लें। सिमिली में लाइक और एस इस्तेमाल होता है, और इसमें भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लाइक और एस को इस्तेमाल किए बगैर। जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे दें उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है हाइपरबोले को, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई आप एक चीज़ के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा लंबा कर दें, इसको ज़रूरत नहीं दफ़ा करें। एलिट्रेशन वही रिपीटेड द सेम साउंड, जैसे पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। अब देखें ना मुझे बाबा प के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, तो इसको क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन। आगे क्या है जी? टेंसेस। अब हमारा ये आखिरी टॉपिक आ गया। इस टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोग ना हम भी जब फर्स्ट ईयर में 9वीं 10वीं क्लास में थे, हमें ना फ्रेज़ और क्लास में डिफरेंस नहीं पता था। तो एक बात याद रखना, फ्रेज़ और क्लास दोनों सेंटेंस के पार्ट होते हैं, यानी कि जो अब्बू जान है ना वो सेंटेंस ही है और इसके अंदर फ्रेज़ या फिर इसके अंदर क्लास पाया जाता है। अब मसला क्या है, असल में मेरे एक टीचर थे, मैंने उनसे कहा भी फ्रेज़ की डेफिनेशन बताएं। उन्होंने कहा इनकम्प्लीट सेंस। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उस्ताद जी अगर मेरे से कोई पूछे वेयर आर यू, आगे से मैं कह दूँ इन द रूम, तो सेंस तो कंप्लीट उसको मिल रही है। तो ये फ्रेज़ की ये तो डेफिनेट, हालांकि इन द रूम एक फ्रेज़ है लेकिन यहाँ पे सेंस तो कंप्लीट मिल रही है, वो परेशान हो गए। फ्रेज़ की प्रॉपर डेफिनेशन है, फर्स्ट थिंग इज़ येस इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। पहली बात तो ठीक है वो इनकम्प्लीट सेंस ही देता है, लेकिन मेरी जान इसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन नहीं होता।
सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन नहीं होता। वो ना व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था। आसिफ किल्ड अ स्नेक, आसिफ ने एक अब ये किल्ड वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट है, ये सारा प्रेडिकेट है। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जहाँ पे दोनों आए ना वो क्लास हो सकता है और वही क्लास सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फ्रेज जो है वो क्या होगा। अब मैं आ स्नेक की बात करूँ तो यहाँ पे तो एक ही चीज़ इस्तेमाल हो रही है, या मैं कह दूँ ऑन द स्नेक कह दूँ या इन द रूम कह दूँ, तो ये जो है इसके अंदर ना कोई वर्ब इस्तेमाल होया हुआ है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशनशिप जब तक नहीं होएगा उसको आपने फ्रेज नहीं कहना, उसको आपने क्लास कहना, और हाँ वो क्लास सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होया होता है। ठीक हो गया जी। ये छोटा सामने का साथ साथ जो हमारे जहन में बातें आ रही हैं वो भी आपको साथ साथ बताते चलें। अब आखिरी चीज़ हमारे पास टेंसेस आ गई। वैसे ही आपको बताने की वैसे इतनी अशद ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अब ये आ गया तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मेरा दिल ये था कि भाई हम इसको ऐसी जगह, हाँ यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्या बात डिस्कस करनी है, आखिरी है हमारी, और इसको अब हम तरतीब से डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज़ होती है प्रेजेंट, उसको कहते हैं हाल। अब इस गंद को, एक होता है हाल, एक होता है माजी और एक होता है मुस्तकबिल। ये तो बात समझती हो ना। फेल की यही किस्म है ना, हाल माजी मुस्तकबिल। ठीक हो गया जी। इतनी बातें तो मुझे भी समझ आती हैं, बच्चों को वैसे इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए। यार मेरी डायग्राम इतनी ना परफेक्ट नहीं जी, पंजाबी आंदी जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टेंसेस को पढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ टेंसेस को पढ़े हैं, क्या चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ज़रा इस चीज़ को भी हमने साथ साथ समझना है और परखना है। हाल की एक किस्म होती है, जैसे मैं कह देता हूँ कि रिजवी जाता है, एक तो हाल की ये किस्म है। एक होगी रिजवी जा रहा है और एक है रिजवी जा चुका होगा। ठीक हो गया। ये सारी की सारी मैंने आपको हाल की किसने बनाई। अब मैं माजी ये बताता हूँ, वो गया था। इसी तरीके से मुस्तकबिल की मैं आपको बताता हूँ, वो क्या नाम है, वो गया होगा। यानी कि अब यहाँ पे हम सारी की सारी जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो टेंसेस की होंगी, लेकिन वो किस तरीके से क्या चक्कर है उसको समझो। यहाँ पे मैं लगाता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंटिन्यूस, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ जी, परफेक्ट। इसमें परफेक्ट वाले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा चुका। जब भी उर्दू में चुका आए तो आपने समझ जाना है वो परफेक्ट है। ठीक है। अगर चुका के बाद है आए तो आपने समझना है वो हाल है। अगर चुका के बाद था आए तो आपने समझ जाना है वो माजी है। और चुका के बाद होगा आए तो आपने समझ लेना है वो मुस्तकबिल है। दैट्स इट, इसमें कोई परेशानी वाली बात है। अच्छा अब आगे आओ। जब भी आपको ऐसा लफ्ज़ आए ना, हो रहा, जब भी आपको हो रहा है आपने समझ जाना है वो कंटिन्यूस है। परफेक्ट के निशाने क्या है, चुका। अगर उसके साथ है आए तो मतलब वो क्या है, ये उसको लिख देते ना, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। अब मेरी बात सुनो, जब भी उर्दू में आपको लफ्ज़ आए चुका और उस चुके को साथ लिखा हो है तो आपने समझ जाना है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी उर्दू में आपको लिखा है चुका लेकिन उसके साथ हो था तो आपने समझ जाना है पास्ट परफेक्ट। और जब भी उर्दू में लिखा है चुका उसके साथ लिखा होगा तो आपने समझ जाना है फ्यूचर परफेक्ट। अब अगर आपको उर्दू में लफ्ज़ लिखा नजर आए हो रहा तो आपने समझ जाना है वो कंटिन्यूस है। जैसे चुका के जरिए आप समझ गए थे परफेक्ट है। लेकिन हो रहा है अगर लफ्ज़ आए तो आपने समझ जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस। और हो रहा था अगर नजर आए तो आपने समझ जाना है पास्ट कंटिन्यूस। और हो रहा होगा अगर नजर आए तो आपने समझ जाना है फ्यूचर कंटिन्यूस। कोई मुश्किल वाली बात है, कोई यार नहीं। आपने बस ये याद रखनी है कि भाई परफेक्ट के निशाने क्या है, चुका। कंटिन्यूस के निशाने क्या है, हो रहा। अब इसमें थोड़ा सा है, इसमें क्या है जी, यहाँ पे है ता है। जब भी आखिर में आ जाए ता है तो आपने समझ जाना है वो प्रेजेंट सिंपल है।
जब भी आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है, जैसे वो गया, वो गए, वो गई, अब आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है आ रहा है, वो होगा पास्ट सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास आखिर में आ जाता है जी मुस्तकबिल। अब इसमें इतनी खपने की हमें ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। अब ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल का तो पता ही है ना, वो जाएगा। जब आखिर में गा गी गे आ जाए तो आपने समझ जाना है वो फ्यूचर है, इसमें कोई फ़िलासफ़ी वाली बात तो है नहीं। इसमें गा गी गे आ जाए तो आपने समझ जाना है वो मुस्तकबिल फ्यूचर सिंपल है। अब मैं आखिर में दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब चुका का लफ्ज़ है तो मतलब परफेक्ट है, अगर चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट, हो रहा मतलब कंटिन्यूस, हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, हो रहा था पास्ट कंटिन्यूस, हो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट सिंपल, अलिफ छोटी है बड़ी है पास्ट सिंपल, गा गी गे फ्यूचर सिंपल। कोई फ़िलासफ़ी वाली बात, कोई फ़िलासफ़ी वाली बात नहीं। अब आखिरी बातें जो हमने डिस्कस करनी है, जो कि उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके लिए इंग्लिश में क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब याद रखना कंटिन्यूस में ना जो भी अमल होएगा ना, अमल वाले अल्फाज, उसके साथ आपने ING लगा देना कंटिन्यूस में। और परफेक्ट में ना आपने वर्ब के साथ ना तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वर्ब की तीसरी फॉर्म कैसे, एक होती है गो, वेंट, गॉन। अब गॉन वर्ब की तीसरी फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है, गो पहली फॉर्म है। तो परफेक्ट में आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और सिंपल में आपने, अब इसकी मैं कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये वाला कुलिया इन तीनों में चलेगा, ये वाला कुलिया इन तीनों में चलेगा। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो आपने लगा देना है, अगर सिंगल बंदा है पीछे तो आपने इस लगा देना है, अगर डबल बंदे तो आपने आर लगा देना है, और अगर अपनी बात करें तो एम लगा देना है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक बंदा है तो आपने वाज लगा देना है, ज़्यादा बंदे हैं तो आपने वर लगा देना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे आपने विल बी लगा देना, विल बी लगा देना है, बस बात ख़त्म। यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और अगर पीछे सिंगल बंदा है तो आपने एस या ESL इस्तेमाल करना है। एस ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगता होता है, जैसे बार्क, बार्क भौंकना, उसके साथ सिर्फ एक एस लगेगा, बार्क्स। लेकिन वॉच देखना, उसके साथ वॉचेस ES भी लगेगा। ठीक हो गया। पास्ट में क्या है, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पे मैं गो इस्तेमाल करूँगा, या अगर अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी की बात कर रहा हूँ, जैसे अली गोज़, ES भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूँगा पास्ट में, मैं बात करूँगा वेंट, अली वेंट, अली गो की दूसरी फॉर्म। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी मैंने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन पीछे मैंने विल इस्तेमाल कर लेना या शैल इस्तेमाल कर लेना। ठीक हो गया। आखिरी बात, यहाँ पे आ जाओ वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपने पीछे एक बंदा है तो हैज़ इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा बंदे हैं तो हैव इस्तेमाल करना है। अगर पास्ट है तो आपने चुका था, यहाँ पे सिर्फ हैड इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है तो आपने इसके लिए जो इस्तेमाल करना है वो है विल हैव। क्या इस्तेमाल करना है जी, विल हैव, दैट्स इट। और इसमें कोई अगर एक बंदा है तो हैज़ इस्तेमाल कर देना, और अगर दो बंदे हैं तो हैव इस्तेमाल कर देना। ये सारी की सारी, सॉरी, ये एक जो आखिर में मैंने बात की, इसको ज़रा देख लें दोबारा से। जो विल हैज़ हैव वाली बात है ना, वो कभी कभी कुछ ग्रामर में ऐसा होता है कि हैज़ इस्तेमाल होता है, हैव इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो विल हैव सिर्फ विल हैव इस्तेमाल करते होते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा देख लें, मैंने जो सारी बातें बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब सारी की सारी IS वर्ब के साथ ES। अब वो सारी बात आपको इधर से नहीं, अब आपको इधर से ही समझ आएगी, इस कीड़े मकोड़े से ही समझ आएगी। ये आप ज़रा नोट कर लें। दोबारा एक दफ़ा कह देता हूँ, परफेक्ट के लिए निशानी है चुका। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की SES पहली फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। पास्ट सिंपल में आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फ्यूचर सिंपल में आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और साथ में आपने विल या शैल इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने वर्ब प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब प्लस ING, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वर्ब प्लस ING। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने SR, परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में आपने वाज वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने विल बी जमा वर्ब प्लस ING फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आ जाए।
प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बात करेंगे तो हैज़ हैव जमा वर्ब की तीसरी फॉर्म, माजी की बात करेंगे तो हैड जमा वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव जमा वर्ब की तीसरी फॉर्म। समझ में आ गई? फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव जमा वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये सारी की सारी आपकी फ़िलासफ़ी थी। और हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसमें हमने एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस डिस्कस किया, दूसरी में हमने जो है वो डिस्कस किया क्या कहते हैं उसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हमने फिगर्स ऑफ स्पीच, फिर हमने फ्रेज और क्लास को डिस्कस किया, और आखिर में हमने टेंसेस को डिस्कस किया। दिस वाज ऑल अबाउट। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत मेहरबानी। हमने इंग्लिश का डे 1 इसमें कवर कर लिया। होप सो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं और आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंग्लिश लर्निंग डे सेशन 1। ज़ाहिर बात है जब इतना बड़ा ब्लंडर आपको बंदा समझा रहा हो तो बीच में हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको सारा कुछ ऐसा बताया और सारा कुछ हमने आपको परफेक्ट बताया। अगर बीच में हमसे भी कोई गलती हुई है तो उसको हमने दोहरा के आपको परफेक्ट बता दिया है। वीडियो को इसलिए पूरा सुना करें ताकि आप आधी वीडियो सुनने के बाद ये ना कहें कि भाई हमने गलत बताया। जज़ाकल्लाहु खैरा।